हेलो स्टूडेंट्स। आज ट्वेल्थ फिजिक्स में ऑल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर है, वो डिस्कस करेंगे। करंट दो टाइप के होते हैं। एक डायरेक्ट करंट जिसको शॉर्ट में डीसी बोलते हैं। सेकंड ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको शॉर्ट में एसी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट। दो टाइप के करंट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट करंट जिसको शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको शॉर्ट में एसी बोलते हैं। दो टाइप के करंट होते हैं, एक डायरेक्ट करंट और दूसरा ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता और जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। देखिए, अगर हम ग्राफ बनाएंगे डायरेक्ट करंट का, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लेंगे टाइम और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे करंट, तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसका मतलब कि टाइम के साथ जो डायरेक्ट करंट है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। उस करंट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है और जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होती रहती है। Alternating current is that current whose magnitude changes with time and direction reverse periodically. The instantaneous current is represented by I equals to I naught sin omega t और I equals to I naught cos omega t। जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब जो आपने सोचा उसी टाइम उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो साइन के टर्म में या कोस के टर्म में। साइन के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये आई का मतलब है इंस्टेंटेनियस करंट, आई नोट का मतलब है पीक वैल्यू, और साइन के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा या कोस के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसके बाद हम इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर इंस्टेंटेनियस करंट को इस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये साइन का ग्राफ ये होता है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। जबकि अगर आप इंस्टेंटेनियस करंट को आई इक्वल्स टू आई नॉट कोस ओमेगा टी की टर्म में रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहां करंट है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करंट है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग टाइम। इसमें भी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करंट है और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग टाइम। साइन जीरो की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन। तो अगर आप कॉस की टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, साइन की टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ये दोनों ही ऑल्टरनेटिंग करंट है और उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अगर साइन की टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो ये वाला ग्राफ प्लॉट करेगा, और अगर cos की टर्म रिप्रेजेंट करोगे तो ये वाला ग्राफ प्लॉट होगा। अब इसमें दो तीन टर्म्स आती हैं,
एक होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन आइदर डायरेक्शन। ये जो ग्राफ है इससे ऊपर या नीचे जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया? एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन आइदर डायरेक्शन। जैसे इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये होगी और इस तरफ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये। तो ये क्या कहलाएगा? यानी कि यहां से लेके ये वाली जो वैल्यू है ये, या ये वाली जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में ऑल्टरनेटिंग करंट जितना टाइम लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और अगर आपको टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो t इक्वल्स टू होगा 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, और एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई। तीसरा जो है वो है फ्रीक्वेंसी। ऑल्टरनेटिंग करंट एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को एफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और न्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t या ओमेगा अपॉन 2 पाई। टाइम पीरियड निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो अगर टाइम पीरियड दे रखा है तो 1/t रख दोगे। एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो आपने इसमें तीन चीजें देखी, एक एम्पलीट्यूड, सेकंड टाइम पीरियड और थर्ड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा किसी भी डायरेक्शन में, वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। एक साइकिल जैसे यहां से चला और यहां आके एक साइकिल कंप्लीट हो गई तो इस ड्यूरेशन में जितना टाइम लेगा वो क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में ऑल्टरनेटिंग करंट जितनी साइकिल कंप्लीट करेगा वो उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। तो हमने आपको बताया कि करंट दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट करंट, दूसरा ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ, जैसे ये जीरो था फिर बढ़ा, पीक पे गया फिर घट रहा है, तो जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है। और डायरेक्शन इसके बाद देखिए नीचे आ गया है, तो डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम या तो I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या I इक्वल्स टू I नॉट कोस ओमेगा टी की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर साइन होगा तो ऐसा ग्राफ होगा, कोस होगा तो ऐसा ग्राफ होगा। उसके बाद हमने आपको तीन टर्म बताई, एक एम्पलीट्यूड, एक टाइम पीरियड और तीसरा फ्रीक्वेंसी। किसी भी डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लेगा वो टाइम पीरियड कहलाता है। और एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट करेगा वो उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है किसी साइकिल के अकॉर्डिंग वो क्या होती है? 0। वो हम प्रूव करेंगे। लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट बी I इक्वल्स टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। बट I को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dq अपॉन dt। अब I की ही वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो dq अपॉन dt इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। dq ये dt डिवाइड में इक्वल के तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो I नॉट साइन ओमेगा टी dt। अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो dq ओवर ए कंप्लीट साइकिल करना है तो लिमिट लगाएंगे 0 टू t I नॉट साइन ओमेगा टी dt।
अब dq का इंटीग्रेशन तो क्या होगा q, I नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर निकालेंगे, लिमिट 0 टू t sin ओमेगा t और dt। तो यहां से q इक्वल्स टू I नॉट, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर वेरिएबल के साथ जो होता है उससे क्या करते हैं डिवाइड, तो ये डिवाइड कर दिया और लिमिट लगाएंगे 0 टू टी। और ओमेगा जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको बाहर निकालेंगे तो ओमेगा, और ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 टू टी। अब आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी इंटू टी, और यहां लिखेंगे लिमिट 0 टू टी। अब आई नॉट अपॉन ओमेगा, अब अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी, माइनस हम करेंगे और माइनस ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू 0। अब ये टी से टी कैंसिल हो गया तो ये आ गया आई नॉट अपॉन ओमेगा cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है लेकिन आगे किसका साइन है माइनस का, और ये 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा cos 0, और आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस 1 प्लस 1। अब माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो Q की वैल्यू आ गई है 0। हमें तो एवरेज करंट निकालना है, तो एवरेज करंट कैसे निकालेंगे Q अपॉन टी, क्योंकि एक साइकिल के अकॉर्डिंग जो चार्ज होगा उसको टाइम से डिवाइड करेंगे और Q की वैल्यू क्या है 0, तो 0 अपॉन टी, तो आई एवरेज क्या आ गया 0। तो ये प्रूव करता है कि एक कंप्लीट साइकिल के अकॉर्डिंग एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी 0।